ओके, सो हियर आफ्टर यूनिट वेक्टर बेस वेक्टर्स हम बात कर रहे हैं पोलर वेक्टर की। पोल तो सब जानते हैं, पोलर एक्सप्रेस पिक्चर भी देखी होगी तुमने, अगर नहीं देखी तो जरूर देखो। पोलर एक्सप्रेस बहुत अच्छी पिक्चर है, बच्चों की है। तो अगर किसी वेक्टर में कोई वेल डिफाइंड पॉइंट है जिसको हम उसका पोल कह सकते हैं, जो कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसको पोलर वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर्स विच हैव इनिशियल पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। जैसे यहाँ डायग्राम में तुम देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट दिखाया है पॉइंट क्यू का विद रिस्पेक्ट टू पी, तो पी इनिशियल पॉइंट है, पी को हम पोल कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स वेक्टर्स को हम पोलर वेक्टर्स कह सकते हैं। इवन एक्स वाई जेड एक्सिस जो है, जब मुझे एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ करने हैं तो मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन से ओरिजिनेट करता हूँ, दिस इज द ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस को अगर एक वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन, इसी तरह से वाई, इसी तरह से जेड। तो हम कह सकते हैं एक्स वाई एंड जेड आर एक्चुअली पोलर वेक्टर्स, ऐसा हम कहते हैं। किसका माइक चालू है देखो, इनपुट आ रहा है मेरे पास। अच्छा, राघव माइक बंद करो भाई, डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सियल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी चीज तुमने घूमते हुए देखी होगी, तो घूम रही है कोई चीज तो सर्टेन एक्सिस के अराउंड घूमती है, जिसको हम बोलते हैं धुरी, हिंदी में कहते हैं धुरी। एक्सिस यानी धुरी। तो जितनी भी रोटेशनल क्वांटिटीज हैं उनको हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। हिंदी में एक्सिस को हम कहते हैं धुरी। और जितनी भी रोटेशनल क्वांटिटीज हैं उनमें कौन सी है, एंगुलर वेलोसिटी, उसको हम दिखाते हैं सिंबल ओमेगा से। वेक्टर है तो ऊपर एक एरो लगा के दिखाते हैं। एंगुलर एक्सेलेरेशन उसको दिखाते हैं हम सिंबल अल्फा से। इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं लीनियर क्वांटिटी की बात करूं तो वो है लीनियर वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन, लीनियर एक्सेलेरेशन सिंबल ए से दिखाते हैं हम। देन तुम्हें याद होगा लीनियर मोमेंटम, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी, पी से दिखाया था। उसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम अगर मैं दिखाऊंगा तो उसके लिए स्टैंडर्ड सिंबल है कैपिटल जे, या फिर कभी कभी हम कैपिटल एल से भी दिखाते हैं। जो रोल फोर्स का होता है लीनियर मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में, वही रोल टॉर्क का होता है। टॉर्क के लिए हम सिंबल बनाते हैं, इसको कहते हैं टॉ, जो कि एक तरह से उल्टा जे है, घुमाने वाला फोर्स, टॉ। तो अगर मैं यहां पर इन चार क्वांटिटीज जो कि रोटेशनल क्वांटिटीज है इनकी बात करूं, इंक्लूडिंग इसमें हम एक और जोड़ लेते हैं। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम दिखाते हैं सिंबल एस से, एस वेक्टर। वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है यानी एंगल की टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट, उसको दिखाते हैं थीटा से। अगर ये स्मॉल होता है तो डी थीटा, कोई भी चीज जब छोटी होती है तो इनफाइनेटली छोटी होती है तो डी लगा देते हैं उसके आगे। ये वेक्टर होता है बच्चों। आगे हम समझेंगे कि अगर एंगल स्मॉल है तो वेक्टर है, एंगल लार्ज है तो वेक्टर नहीं है। कैसे, वो एक एक्टिविटी के थ्रू मैं तुमको बताऊंगा। तो ये हो गई पांच क्वांटिटीज एंड ऑल दीज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। ये सब कौन से, जो एंगुलर वाली हैं, जो मैंने ग्रीन बॉक्स में बंद की हैं, इनको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स। और इन सबकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स है। कौन सी डायरेक्शन होगी, दो ही डायरेक्शन होंगी। अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सही बनाया क्या मैंने या गलत बनाया, बताओ जल्दी से। क्या ये क्लॉकवाइज है? हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन होगी राइट हैंड रूल के हिसाब से। अगर तुम मेरा हाथ देख पा रहे हो, उंगलियों को घुमाया राइट हैंड लेकर, तो अंगूठा जो बता रहा है बाहर की तरफ, मेरी तरफ, अवे फ्रॉम द स्क्रीन, अवे फ्रॉम द बोर्ड। और उसको हम कैसे दिखाते हैं बच्चों, डॉट से।
दिस इज डायरेक्शन आउटवर्ड्स। और अगर क्लॉकवाइज है, यानी ऑब्जेक्ट घूम रहा है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड रूल लगाते हैं, उंगलियों को घुमाया हमने क्लॉकवाइज, तो अंगूठा इंडिकेट कर रहा है इनसाइड द स्क्रीन, स्क्रीन में अंदर की तरफ, और उसको हम किससे दिखाते हैं, उसको हम दिखाते हैं क्रॉस। अब ये कन्वेंशन कहां से आया डॉट और क्रॉस का, वो भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं। डॉट और क्रॉस के कन्वेंशन के पीछे लॉजिक है, शायद मैंने पहले भी बताया था। अगर तुम एक बाण, तीर, धनुष बाण का बाण, तीर कमान का तीर, या एक एरो को देखो, जो असली एरो होता है महाराणा प्रताप का धनुष बाण, भाला, तो आगे से ये जो नॉक है वो नजर आएगी हमको। फिर एक कोन होता है, कोन शेप्ड, डार्ट गेम खेला हो तुमने तो उस कोन की बाउंड्री नजर आएगी आगे से देखने में। पीछे बैलेंस करने के लिए प्लास्टिक के फिन्स होते हैं या पंख लगे होते हैं, तो हमें वो क्रॉस्ड फॉर्म में नजर आएंगे पीछे से देखने पर। इस वजह से जब डायरेक्शन है बाहर की तरफ तो हम दिखाते हैं डॉट से, जब डायरेक्शन है अंदर की तरफ क्रॉस तो हम दिखाते हैं क्रॉस से। ये कन्वेंशन है। तो ये जितने भी एक्सियल वेक्टर हैं, जैसे तुमको दरवाजे को खोलना है, ओके, दरवाजा, तुम्हारे कमरे का दरवाजा, ये है दरवाजा, इधर है कुंडी या डोर नॉब, और साइड में यहां पर लगे होते हैं हिंजेस, जिनके अबाउट ये मूव करता है, हिंजेस, कब्जे। देख लेना अपने अपने दरवाजे में। जब तुम इसे ओपन करोगे, मान लो इधर खोल रहे हो तुम, इधर ओपन होता है, उधर बंद है, दीवार है, ओपन करोगे तो ये इस एक्सिस के अबाउट, इस धुरी के सापेक्ष घूमेगा, इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, लाइक दिस। तो मान लो दरवाजा तुमने जब खोला तो उसकी जो नई पोजीशन है खुलने के बाद, ग्रीन कलर से दिखा देता हूं, खुलने के बाद दिस इज न्यू पोजीशन ऑफ द डोर, यहां आ गया दरवाजा, ये इतना ओपन हुआ, तो कितना एंगल इसने कवर किया, थीटा, और ये एंगल बहुत स्मॉल है तो डी थीटा। इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों, कैसे घुमा है दरवाजा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो जवाब है एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, या क्लॉकवाइज। ऊपर से देख रहे हैं, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज घूम रहा है और क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लिखूं या नीचे की तरफ लिखूं, तुम सोच के बताओ। ये रेड एरो से दिखाएंगे डायरेक्शन या ब्लू एरो से दिखाएंगे डी थीटा की डायरेक्शन, व्हाट डू यू थिंक, रेड और ब्लू? कैसे घूम रहा है दरवाजा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देखने पर? क्या ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है दरवाजे के घूमने का, या क्लॉकवाइज सेंस? ओके, तो जब क्लॉकवाइज सेंस है तो डायरेक्शन किधर होती है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब किधर, अंदर की तरफ। अगर तुम यहां से देख रहे हो, ऑब्जर्वर इज हियर, यहाँ आंख है ऑब्जर्वर की, बाहर निकल है, यहां से अगर देख रहे हो देन इट इज क्लॉकवाइज। तो अगर हाथ को घुमाओगे, राइट हैंड के हाथ को, तो अंगूठा इंडिकेट करेगा नीचे की तरफ, तो ब्लू कलर का जो एरो है वो इसकी डायरेक्शन को दिखाएगा, रेड वाला नहीं दिखाएगा, ओके, along the axis of rotation it is directed downward. Omega is the angular velocity with which you opened it, तो वो भी किधर डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड्स, सेम डायरेक्शन में, ब्लू कलर का एरो। तीसरी क्वांटिटी एंगुलर एक्सेलरेशन, जितना तेजी से तुमने खोला दरवाजे को वो एक्सेलरेट होगा, वो भी किधर है, डाउनवर्ड्स। इसमें एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्टेंस में आएगा, मास इनटू वेलोसिटी इनटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म बोलते हैं इस डिस्टेंस को, तुमने यहां पर हैंडल पर फोर्स लगाकर खोला,
दिस डिस्टेंसेस आर, मोमेंटान दरवाजे की चौड़ाई जो है, तो ये जो J होता है ये होता है MVR, जबकि P होता है MV। P को तो तुम जानते हो, उसमें R और मल्टीप्लाई हो गया, तो इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड्स। टॉ तुमने जो फोर्स लगाया, फोर्स तुमने दरवाजे के हैंडल पे लगाया इस तरह से F खोलने के लिए, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस R से, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज आल्सो डाउनवर्ड्स। तो ये सिचुएशन है। तो ये सारे हमने क्या देखे, एक्सियल वेक्टर्स, और एक्सियल वेक्टर्स में डायरेक्शन दो ही तरह से डिसाइड होती है, या तो आउटवर्ड्स या तो इनवर्ड्स, ये हमने सीखा। दीज वेक्टर्स आर यूज्ड इन रोटेशनल मोशन, जब भी घुमाने वाला मोशन होगा। अच्छा, इसी दरवाजे को खोलने के बजाय मैं बंद करूं, अब मान लो अभी ग्रीन पोजीशन पर है शुरू में, अब मैं इसको धक्का देके ब्लैक वाली पोजीशन पे जाता हूं बंद करने के लिए, तो फिर इन सब की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अपवर्ड्स, क्योंकि अब इसका मूवमेंट अपोजिट होगा, इसका मूवमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रेड वाली डायरेक्शन जो है वो सबके लिए वैलिड हो जाएगी, इन सब के लिए, यानी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो दो ही तरह की डायरेक्शन हो सकती है, तुम हाथ को घुमाकर पता कर सकते हो। सो these vectors are used in rotational motion to define rotational effects. Direction of these vectors is always along the axis of rotation in accordance with right hand screw rule, उसको हम कहते हैं, और right hand thumb rule जो यहाँ पे दिखा है। एग्जाम्पल, इन्फाइनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब कितने बच्चों को याद रहा ये वर्ड इन्फाइनिटेसिमल, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फाइनिटेसिमल? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था इनफाइनाइट प्लस स्मॉल, ये दो शब्दों को मिलाकर बनता है इनफाइनाइटेसिमल, यानी इनफाइनाइटली स्मॉल। तो अभी यहां मैंने बताया भी था तुमको कि डी थीटा बहुत छोटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसी का जिक्र किया है। इनफाइनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम जे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, टॉर्क टॉ, ये सब होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। नाउ अब हम सीखने जा रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाए, वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाए ज्योमेट्रिकली, और फिर हम सीखेंगे एनालिटिकली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स और टू मेथड्स, ज्योमेट्रिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड? कैन यू स्पेसिफाई, एनीवन ऑफ यू, तुम में से कोई बता सकता है क्या? हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एनालिटिकल एंड ज्योमेट्रिकल? ज्योमेट्रिकल यानी हम पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स की मदद से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, स्केल, पेंसिल, इन सबसे लाइन खींचकर उससे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, हमें स्केल, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत नहीं है, और हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं सिर्फ पेन और पेपर की मदद से, यानी कैलकुलेट करके, न्यूमेरिकल या एल्जेब्रिक कैलकुलेशन से अगर हम रिजल्ट निकाल सकते हैं तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। हमें सीखना है अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैं निकालना चाहता हूं तो कैसे हम वो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, उनको कैसे जोड़ा जा सकता है। सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर है एंड दिस इज वेक्टर ए, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वेक्टर ए। ये हो सकता है फोर्स हो, ये हो सकता है वेलोसिटी हो। सपोज मैं मान लेता हूं वेक्टर ए जो है वो एक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, 2 न्यूटन। तो मैं इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मैं डायरेक्शन भी एसोसिएट कर देता हूं बच्चों। डायरेक्शन के लिए पेपर पर हम किस तरह से डायरेक्शंस लेते हैं, देखो ऐसे एक एरो खींचा, दूसरा एरो ऐसे खींचा, तुम्हें भी अपनी कॉपी में बनाते चलना है, ठीक है। मैं जो कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत ही आसान है और बहुत मजेदार है, समझ में इजीली तुम्हारे आ जाएगा। बताओ यहां नॉर्थ लिखूं
यहाँ पे, या साउथ ईस्ट लिखूं? व्हाट शुड आई राइट हियर एट दिस पॉइंट, नॉर्थ और ईस्ट? ईस्ट, वेरी गुड। तो पेपर पे जब हम डायरेक्शंस लेते हैं तो हम इधर ईस्ट लेते हैं, ऊपर लेते हैं इधर नॉर्थ। तो नेचुरली ईस्ट के अपोजिट इधर होगा वेस्ट, और नॉर्थ के अपोजिट इधर होगा साउथ। पेपर पर हम इस तरह से डायरेक्शन दिखाते हैं। क्योंकि ए 2 न्यूटन एक फोर्स है, फोर्स, तो फोर्स में डायरेक्शन होगी बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन अगर मैं स्पेसिफाई करूं, जैसे यहां मैं देख पा रहा हूं इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो मैं यहां लिख देता हूं टुवर्ड्स, कि ये फोर्स लग रहा है किधर, ईस्ट की तरफ। तो अब इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया, मैंने यहां पर दिखाया विद द स्केल। स्केल क्या अज्यूम किया हमने, स्केल, व्हाट इज द स्केल? देखो, अगर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जानते सब? डू यू नो कुतुब मीनार? सबने सुना है नाम ना, कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था स्मारक, ऐसे ही। हाँ, बोलो बेटा। वेरी गुड। अगर अगर मैं ये कहता हूं कि एक तो है कुतुब मीनार और दूसरा है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, ये दोनों ही मीनारें हैं, यानी लंबे टावर्स हैं। अगर मैं कहता हूं कि कुतुब मीनार की जो लंबाई है, कुतुब मीनार की लंबाई, तुम्हारे पास जो प्लास्टिक का स्केल है, प्लास्टिक का स्केल है जिसमें मार्किंग है 15 सेंटीमीटर तक। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। क्या तुमने देखा है 15 सेंटीमीटर तक मार्किंग होती है उस प्लास्टिक के स्केल में? जो तुम ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हो छोटा वाला स्केल, उसमें 15 सेंटीमीटर। अगर मैं कहता हूं कुतुब मीनार का साइज अगर हम इस स्केल यानी 15 सेंटीमीटर के बराबर मान लें, तो बताओ विजय स्तंभ का आकार, उसकी हाइट कितनी होगी? अगर मैं कहता हूं कुतुब मीनार, क्यूएम यानी कुतुब मीनार, जो उसकी एक्चुअल हाइट है, हम पता कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कुतुब मीनार की एक्चुअल हाइट क्या है। 73 मीटर। तो 73 मीटर हाइट है कुतुब मीनार की, उसको मैंने किसके बराबर मान लिया बच्चों? 15 सेंटीमीटर से मैं दिखा रहा हूं, 15 सेंटीमीटर। और मैं तुमसे पूछ रहा हूं विजय स्तंभ, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसको किससे दिखाऊंगा? तो वो भी मैं गूगल कर लेता हूं, हाइट ऑफ विजय स्तंभ। ओके गूगल, व्हाट इज द हाइट ऑफ विजय स्तंभ? ओके, 37 मीटर। विजय स्तंभ है 37 मीटर। हम हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं बच्चों, साथ में देख रहे हो? तो अब मैं कैसे कन्वर्ट करूं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं साथ में, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट गड्ढ मड्ढ कर दिए हमने, सब पढ़ रहे हैं। तो तुम में से कौन है जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेगा और ये रिजल्ट बता देगा यहां पर क्या आएगा? कौन बता रहा है, बताओ भाई। यहां क्या लिख दूं? एनीबडी? हम इसके लिए, हाँ कितना बताया? 5 सेंटीमीटर। ओके, एक जवाब आया मेरे पास 5 सेंटीमीटर। हमें चेक करना है इज इट ओके और नॉट। और कोई बता रहा है? तुम में से कितने लोग जानते हैं ये कैसे होगा? दोज हु नो हाउ टू सॉल्व इट, रेज योर हैंड। मीन्स शायद ऑप्शन हो तुम्हारे पास वहां पे, रेज योर हैंड का ऑप्शन है क्या? नहीं है, गूगल मीट में नहीं है। चैट में बता सकते हो बच्चों।
ओके, शायद कैलकुलेट कर रहे हो या नहीं जानते। देखो यूनिटरी लॉ कैसा लगेगा। 73 मीटर अगर 15 सेंटीमीटर के बराबर में मान लो, होता नहीं है, होता तो उल्टा है। ठीक है, मीटर बहुत बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। पर मैं मान लो, जस्ट इमेजिन, ये कोई भी यूनिट एक्स है और ये भी कोई यूनिट वाई है। तो 73 मीटर अगर 15 सेंटीमीटर के बराबर है तो 1 मीटर हुआ 15/73 सेंटीमीटर। तो 37 मीटर कितना हुआ, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी लॉ। 37 मीटर हुआ 15/73 इंटू 37, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस। और तुम देख रहे हो प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं हमको, 37, 73। सो आई हैव टू यूज कैलकुलेटर। तो मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं बच्चों। ये मिलता है 15 इंटू 37, 555 डिवाइडेड बाय 73। तो व्हाट वी गेट 7.60। 7.60 यहीं तक लेता हूँ, आगे और भी डिजिट है मेरे पास, 273972602, पर वो रिलेवेंट हो जाती है, अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं। सो इट इज नॉट 5 सेंटीमीटर, एक्चुअली इट इज 7.60। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इस ग्राफ पेपर पर कुतुब मीनार भी दिखाना चाहता हूं, कुतुब मीनार भी दिखाना चाहता हूं और विजय स्तंभ भी दिखाना चाहता हूं, तो कुतुब मीनार की हाइट में कितनी दिखाऊंगा, कुतुब मीनार की हाइट में दिखाऊंगा बच्चों 15 सेंटीमीटर नापकर। तो विजय स्तंभ की हाइट कितनी दिखाऊंगा, नापकर 7.6 सेंटीमीटर। तो इनका जो रेशियो रहेगा हाइट का वो मैच हो जाएगा। यानी कुतुब मीनार के साथ में अगर विजय स्तंभ को खड़ा कर दिया जाए तो जितना डिफरेंस आना चाहिए उतना ही डिफरेंस आएगा। इसको कहते हैं स्केल। डू यू गेट दिस? क्या समझ में आया? कोई बात जो नहीं समझ में आई पूछो बच्चों। स्केल का मीनिंग कुछ भी नहीं आया तो वो भी बताओ, क्या क्या समस्या है वो बताओ। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? माइक ऑन करने के थोड़ा सा रुक कर बोला करो। माइक ऑन किया, टेक ए पॉज, टेक ए डीप ब्रेथ, देन आंसर इट। क्या बोला अभी वापस बताओ। आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चों को आ गया, ओके। सो लेट्स अगेन डू द एक्सरसाइज विथ वेक्टर्स। ये कोई वेक्टर है, 2 न्यूटन मैंने दिखाया, एंड देयर इज अनदर वेक्टर हियर, एक और वेक्टर यहां पर है, एंड इट इज आल्सो फोर्स वेक्टर। सपोज इट इज आल्सो फोर्स वेक्टर एंड इट इज आल्सो सेम मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन। मैं इसको कह रहा हूं वेक्टर बी, इसकी डायरेक्शन अलग है। यानी मैं वेक्टर बी को लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में है ये, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर तुमसे कोई पूछता है, इसको मैं फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वगैरह वगैरह कुछ भी ले सकता हूं, यहां पर तुम खड़े हो और एक जना तुम्हें 2 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, दूसरा खींच रहा है 2 न्यूटन फोर्स से टुवर्ड्स नॉर्थ, तो तुम किधर जाओगे? सो यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट, यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, उधर ही तुम जाओगे। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है वो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं। इसको एक और तरीके से लो, तुमसे कहा कि राम जो है पॉइंट पी से चलना शुरू करता है, वो ईस्ट की तरफ गया 2 मीटर। ओके, 2 मीटर हमने, एक खाना 1 सेंटीमीटर का है, उसको 1 मीटर माना हुआ है, तो 2 मीटर गया ईस्ट की तरफ, और फिर वहां से 2 मीटर गया नॉर्थ की तरफ, 2 मीटर नॉर्थ की तरफ।
तो अब ये फाइनली कहां पहुंच गया है, पॉइंट आर पर पहुंच गया है। तो तुमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट करके बताओ बच्चों कि P के रिस्पेक्ट में अब राम यानी स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितनी दूर है, कितनी दूर है। तो तुम्हें नीली लाइन की लंबाई निकालनी पड़ेगी, ग्राफिकली निकाल सकते हैं स्केल से नाप के, क्योंकि हमने अप टू स्केल बनाया है 2 मीटर, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन पी क्यू, 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन क्यू आर। अब तुम स्केल से नाप लोगे पी आर कितनी और उसको कन्वर्ट कर दोगे मीटर में स्केल के हिसाब से, तो तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगी। पर साथ साथ में जब भी हम वेक्टर निकालते हैं, डिस्टेंस तो मिल गई, डिस्टेंस को ऐसे दिखाएंगे, पर तुम्हें वेक्टर निकालना है, यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो तुम्हें ये डायरेक्शन भी चाहिए कि P से R किस डायरेक्शन में है, तो उसके लिए तुम्हें एंगल की नॉलेज भी चाहिए बच्चों। थीटा कितने एंगल पर, PQ से कितने एंगल पर है PR, हाउ मच इज थीटा। और इस थीटा को जानने के लिए हम घुस जाते हैं टिग्नोमेट्री में, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब सीखते हैं। तो एलिमेंट्री मैंने थोड़ा बहुत बताया था, मैं दोबारा से बताऊंगा तुमको, टिग्नोमेट्री भी सिखाऊंगा बच्चों इसी लेवल पर। और प्रैक्टिकल सिचुएशन यानी हम डे टू डे लाइफ से लिंक करके इसको समझेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मेथड तो ये हो गया, हम ज्योमेट्री से यहाँ पर एंगल नाप भी सकते हैं, ठीक है। एनालिटिकल मेथड आगे हमें सीखना है। आज तो मैं सिर्फ ज्योमेट्रिकल मेथड डिस्कस कर रहा हूँ कि हम ज्योमेट्री से ये एंगल नाप लेंगे, बोलेंगे इतने एंगल पे इतना डिस्प्लेसमेंट। अब वापस इस सवाल पे आते हैं, इसको ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं। यहां तो हमने क्या किया था, पी क्यू में ये जो वेक्टर था पहला, राम पी से क्यू तक गया, इसका हेड है क्यू पर, पी पर इसकी टेल है। जब हम वेक्टर को एक एरो से दिखाते हैं बच्चों, तो उसमें एरो हेड एरो टेल ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। फिर वो Q से R तक गया, तो R पर हेड है और Q पर टेल है। तो जो रिजल्टेंट हमको मिल रहा है P से R की तरफ, इसको कहते हैं R का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू P। P की तुलना में, P के सापेक्ष, P के रिस्पेक्ट में, P को ओरिजिन मान लें, तो R कितना खिसका हुआ है, R पॉइंट जो है वो किस लोकेशन पर है, हाउ मच इट इज डिस्प्लेस्ड, तो उसको दिखाते हैं PR से। तो अब यहां हम देख रहे हैं कि एक के सिर पर हमने दूसरे की पूंछ रखकर जोड़ा है। तो वेक्टर एडिशन के लिए हमारे पास है बच्चों ज्योमेट्रिकल मेथड, एंड दैट इज हेड टू टेल मेथड। तो पहला मेथड क्या है हमारे पास वेक्टर एडिशन के लिए, जितने भी वेक्टर्स जोड़ने हो आपको, यू कैन ऐड देम ज्योमेट्रिकली यूजिंग हेड टू टेल। हेड है सिर, टेल है पूंछ, हेड टू टेल मेथड। इससे आप जोड़ सकते हैं कितने भी वेक्टर्स। जैसे मैं A और B को जोड़ना चाहता हूं, तो तरीका क्या रहेगा, मैं क्या करूंगा, मुझे B को यहां से खिसकाना पड़ेगा, खिसकाना पड़ेगा, कैसे खिसकाएं, सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास नहीं है, ओके। अगर मैं ऐसे ही नहीं कर पा रहा हूं सेलेक्ट, चलो ठीक। तो करना क्या पड़ेगा, B को यहां से खिसकाकर इसकी पूंछ को A के सर पे लगाना पड़ेगा। तो मैं B के पैरेलल एक वेक्टर खींच देता हूं जिसका मैग्नीट्यूड B के बराबर, और उसको A की टेल पे लगा देता हूं, यानी B को मैंने यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, तो इसको मैं बोलता हूं वेक्टर B। तो अभी हेड टू टेल मुझे दिख रहा है, यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं, ये मैंने मिटा दिया, तो वेक्टर भी वहां शिफ्ट हो गया। किसी भी वेक्टर को हम उसके पैरेलल, उसके अलोंग शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मुझे निकालना है A और B का। तो जो एंड पॉइंट्स बचे हैं उनको जोड़ते हुए मैं एक लाइन खींच दूंगा ज्योमेट्रिकली, और इस लाइन में जिधर हेड है उधर ही हेड लगाऊंगा, और जिधर टेल है उधर टेल। यानी ए और बी का ओरिएंटेशन अगर हम देखें तो ये ऐसा लग रहा है जैसे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। और अगर ये तीसरा वेक्टर अगर मैं बोलूं ये आर है, आर फॉर रिजल्टेंट, जो पॉइंट पी से, छोटे पी से छोटे आर की तरफ जा रहा है, तो ये अपोजिट ओरिएंटेशन में है।
हेड टू हेड, टेल टू टेल। तो यहां पर हम बोलते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू वेक्टर आर, इसके बराबर होगा। अगर ये राइट एंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी रिजल्ट निकाल ही लेते हैं। जैसे 3 4 5 का ट्रिपलेट तुम जानते हो, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, तो 5 मीटर निकल आता है। वो एनालिटिकल मेथड जो हम बाद में सीखेंगे, अभी तो हम ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं इसको, स्केल अज्यूम करके ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके। अब हेड टू टेल मेथड से एक से ज्यादा वेक्टर्स जोड़ने, सपोज एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तीसरा ऐसे है, चौथा ऐसे है, इन सबको मुझे जोड़ना है। मैं इनको नाम दे देता हूं, ये है ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो क्या करना होगा, किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं हम क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है। सपोज मैंने सबसे पहले लिया डी, किसी को भी ले सकते थे डी। डी को मैं वैसा का वैसा ड्रॉ कर दूंगा जैसा है डी, ये डी। डी के सिर पर जिसे भी रख सकता हूं रखूंगा, मान लो सी को रखा मैंने डी के सिर पर, ये सी। और अच्छा, उतनी दूरी का बनाऊंगा नाप के। फिर सी के सर पर मैं बी आई किसी को भी रख सकता हूं। सपोज मैंने रखा ए को, तो ये ए। अब ए के सर पर मैं रख देता हूं बी को, तो ये बी। अब मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करना होगा, तुम देख रहे हो ये सब हेड टू टेल जुड़े हैं, एक सेंस बन रहा है इसमें, एक सीक्वेंस आ रहा है, क्लॉकवाइज जैसा लग रहा है कुछ। तो अब बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है डी का टेल, डी की पूंछ और बी का सर। तो हम डी की पूंछ से बी के सर को जोड़ देंगे। ये एक नया वेक्टर हो गया जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आर से, और इसमें सर की तरफ सर और पूंछ की तरफ पूंछ। तो अब मैं यहां लिख सकता हूं वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका रिजल्ट। तो ये बात थोड़ी सी तुम्हें समझनी थी। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, फिर आगे और बात करेंगे हम। कोई बात जो तुम पूछना चाहो पूछ लो।